नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अस्तित्व में आने से देश दुनिया के बौद्ध अनुयायियों को भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने में सुविधा होगी, बल्कि इससे पूर्वांचल के विकास में और तेजी आएगी। देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 900 से अधिक नए रूट को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 300 से अधिक पर हवाई सेवाएं शुरू भी की जा चुकी हैं। इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसके दो आयाम हैं, दो पहलू हैं इसके। एक तो जो बौद्ध सर्किट है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और दुनिया भर के बौद्ध भगवान में जो लोग आस्था रखते हैं उनको एक आने का जाने की सुविधा मिले, हवाई यात्रा मिले, और जो छोटे शहर हैं वो किस तरह से देश में हवाई यात्रा से जुड़ रहे हैं, ये एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका, बहुत महत्वपूर्ण इसका एक पक्ष है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कुशीनगर भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी यात्रा का साक्षी है। आज कुशीनगर सीधे दुनिया से जुड़ गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस खास मौके पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से आई और कुशीनगर में उतरी। कुशीनगर भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में ये सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, राजगीर, संकीसा और वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थल शामिल हैं। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन लोगों के लिए खास सौगात है जो देश दुनिया से भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया जैसे अनेक देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन का कोई भी स्वरूप हो, आस्था के लिए, आनंद के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी पूर्व शर्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पूरा स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ होटल, हॉस्पिटल, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई व्यवस्था का, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान, ये भी अपने आप में वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। साफ पर्यावरण सुनिश्चित करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है और आज 21वीं सदी का भारत इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कुशीनगर की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने उन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया है जहां के बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं था। सरकार की कोशिश है कि आने वाले 3-4 सालों में 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन के लिए वाटर पोर्ट भी तैयार किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसकी मान्यता दूर दूर तक है और भारत के प्रति
पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध को लेकर एक अलग श्रद्धा है। दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान बौद्ध में आस्था रखते हैं, वो भारत आते हैं। इस दृष्टि से एक ये अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है, उस नज़रिए से भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से छोटे शहर भारत में हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण आज शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत कर। मेरे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। जितेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। आप कैसे देखते हैं आज जो शुरुआत, इतनी महत्वपूर्ण शुरुआत, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म उसकी दृष्टि से मैं अगर ये बात करूं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं। इसके कूटनीति का पहलू है, पर्यटन का पहलू है, विकास का पहलू है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ में उन्नति होगी। कैसे होता है? देखिए, पर्यटन की बात करते हैं पहले। जी हाँ, हर मुद्दे को लेते हैं। पर्यटन, अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 5 वर्षों से 4.2 मिलियन टूरिस्ट कुशीनगर आ चुके हैं। मतलब तकरीबन 8 लाख पर ईयर, प्रतिवर्ष 9 लाख, मतलब 1 मिलियन। मैं तो हैरान हो गया ये फिगर देखकर कि इतने ज़्यादा लोग आ ही रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि सब हमारे जो मित्र देश थे, लाओस हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, सब वहाँ मौजूद थे, उनके एम्बेसडर्स मौजूद थे। और लाओस की जो बुद्ध धर्म वाले मानने वाले होते हैं 85%, कंबोडिया में 85 to 89%, 85 से 99%। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए वियतनाम की बात ले लें। वियतनाम में मैं काम कर चुका हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वियतनाम अभी टूरिज़्म के लिए खुल गया है और कम्युनिस्ट देश ज़रूर है, सोशलिस्ट कंट्री ज़रूर है, लेकिन वो धर्म को मानते भी हैं और लोगों को मानने भी देते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं है, उनके लीडर्स भी मानते हैं। और मेरे बहुत वियतनामी मित्र हैं जो कि बोधगया आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनको देखकर इतनी प्रसन्नता होती है कि उनकी जो आध्यात्मिक स्तर पे उनके जीवन की गति जो है, वो भारत आ जाते हैं कि उनके लिए वो एक पुण्य भूमि है। जी, नेपाल की बात करें भाई, कुशीनगर तो नेपाल के इस पार में अक्रॉस द बॉर्डर है, तो नेपाल से भी है, चीन से भी। ये भी हम इस बात पर गौर करें कि 40% चीन के लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, और चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। जी, और उसमें कुछ बदलाव, उनके एटीट्यूड में धर्म के प्रति बदलाव भी आया है। तो अगर देखें तो सारे देश, हमारे जो मित्र देश हो, चीन की बात तो कुछ और है, मैं बताऊंगा, लेकिन इससे बढ़त होगी। और ये भी साबित हुआ है कि जब टूरिज़्म बढ़ता है, भारत की जो जीडीपी है, मेरे हिसाब से शायद 7% जीडीपी टूरिज़्म से आती है। जी, ऑलमोस्ट 10%। तो इसका असर कितना होगा वहाँ पर, ये आप समझ सकते हैं। और सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, उधर हमारे यहाँ सारनाथ है, जी, बनारस है, वाराणसी है, जी, बिल्कुल, और सब बुद्धिस्ट हेरिटेज है। एंड ऑफ कोर्स उधर लुम्बिनी भी है, नेपाल में लुम्बिनी भी लोग जा सकते हैं। मतलब पहले जाएं कुशीनगर, वहाँ से लुम्बिनी भी जा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो जितने भी सेक्रेट स्पेसेस हैं जो हैं, सब वो जा सकते हैं। बोधगया अवश्य है। तो ये सब, इनको सब जोड़ने की व्यवस्था हो रही है। जी, जाहिर सी बात है कि चाहे सारनाथ की बात मैं करूं, कुशीनगर की बात की जाए, बोधगया की बात की जाए, ये सब वो स्थल हैं जिसके प्रति दुनिया भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनकी बेहद श्रद्धा रही है। और दुनिया भर से लाखों यात्री हैं जो आते हैं, भारत आते हैं और इन तीर्थ स्थलों पर जाके भगवान बौद्ध को नमन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर मैं जितेंद्र जी ये समझना आपसे चाहूँ, क्योंकि कुशीनगर एक छोटा शहर, ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के कारण उसकी जो ख्याति है दूर दूर तक है, लेकिन अगर हवाई कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखा जाए, विकास की दृष्टि से देखा जाए, ये पहलू आपको कितना महत्वपूर्ण लग रहा है? बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं सर। जी, ये तो हमारा अनुभव है जीवन का। हम
जो आगे चलेंगे छोटे से स्टेप्स से ही, अगर पर्वत को चढ़ना है तो पहला कदम तो लेना पड़ेगा। तो ये तो जाहिर है। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय भी हम बना रहे हैं। नालंदा में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नालंदा एक स्लीपी टाउन है, वहाँ पे इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। तो उसमें नालंदा में बहुत फ़र्क आ चुका है। उस प्रोजेक्ट में मैं काम कर चुका हूँ विदेश मंत्रालय में। और उस टाइम लोग कहते थे, उस समय लोग विदेश में ज़्यादातर बोलते थे कि ये तो वही है, दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, नालंदा में कौन आएगा, लेकिन सब जा रहे हैं। तो कुशीनगर से हम शुरू करें। वो एक छोटा सा टाउन है, लेकिन अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट वहाँ अवश्य आएंगे, डायरेक्ट फ्लाइटें अवश्य होंगी। श्रीलंका की पहली फ्लाइट आ चुकी है। श्रीलंका हमारे खास दोस्त हैं, मैंने श्रीलंका का मेंशन नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म के दृष्टिकोण से। तो ये तो जाहिर है सर, ये मैं छोटा बड़ा कदम नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि हर छोटा कदम बहुत बड़ा कदम होता है। जी, अगर बात अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है उसकी बात की जाए तो चीन, जापान, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अगर आस पड़ोस की ही बात की जाए तो बौद्ध धर्म की दृष्टि से खासा एक भारत का जो अपना एक कूटनीतिक दायरा, मित्रता का दायरा, शांति का संदेश, ये जो भारत की कूटनीति के आधार स्तंभ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध और शांति, इसका संदेश भारत दुनिया को हमेशा से देता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी विभिन्न मंचों से इसकी बात की है। इसे आप कैसे देखते हैं खासतौर से? सर, शांति का संदेश तो अवश्य है, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इसमें एक प्रकार की रणनीति भी है। जी, मैं समझाता हूँ जी। ये देखिए, लुम्बिनी की बात ले लें। आपको शायद मालूम होगा, ज़रूर मालूम होगा कि चीन ने, एक हांगकांग की कंपनी ने एक प्रस्ताव दिया था कि वो नेपाल के साथ मिलकर, यूनिडो के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूनिडो, उसके साथ, ये कंपनी का नाम है, मैं देख रहा हूँ, एशिया पैसिफिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फाउंडेशन। तो यूनिडो के साथ है, इन्होंने एक MOU किया था जी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब था? 3 बिलियन से ज़्यादा, जो कि नेपाल के GDP का एक बड़ा हिस्सा है, हम लुम्बिनी में करेंगे और बुद्ध भगवान के जन्म स्थान का वहाँ टूरिज़म करेंगे, वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। तो वो तो भारत के सीमा के पास बहुत पास है। चीन इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है? सिर्फ आध्यात्मिक कारण नहीं है सर, धार्मिक कारण नहीं है, उनमें एक रणनीति है। वो ये है कि तिब्बतन बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने का उनका इरादा था, अब भी है। यानी कि दलाई लामा की जो शक्ति है, उनका जो प्रभाव है तिब्बतन समुदाय पर, तिब्बत में और तिब्बत के बाहर, सब जानते हैं इसके बारे में, उसको तोड़ दिया जाए। वो जो उनका जो लिंक है तोड़ दिया जाए और तिब्बतन बुद्धिज़्म को बिखरा दिया जाए। और तिब्बतन रेफ्यूजीज जो नेपाल में हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ये इसका इरादा था कि भाई हम बौद्ध धर्म के हम नेता हैं, हम बिल्कुल लीडर हैं, भारत नहीं है। भारत में बौद्ध भगवान बुद्ध की सारी ज़िंदगी भारत में बीती, फिर भी हम इसके अग्रणी हैं, बिल्कुल आगे हैं। तो ये भारत के खिलाफ था। और अगर देखिए लुम्बिनी में चीन का जो उनकी जो रणनीति है, आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, श्रीलंका में हुआ है, अफ्रीका में इतने हुए हैं, पहले आपके वर्कर्स आते हैं, फिर आपकी सेना आती है, फिर आपकी सब कुछ। जितेंद्र जी, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मेरे साथ पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी इस समय जुड़े हुए हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ की बात मैं करूं तो उस दृष्टि से कुशीनगर जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया से जुड़ गया है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से छोटे छोटे शहर अब हवाई मार्ग से जुड़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? दो विषय, और कुशीनगर के हवाई अड्डा मैं सुन रहा हूं, पिछले 15 साल से ये योजना चल रही जी। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी और है कि उन्होंने इसे बिल्कुल शुरू करवाया जी। कई लोग कहते थे इसके बगल में गोरखपुर है और अन्य हवाई अड्डा है, ये कैसे चलेगा जी। लेकिन बुद्ध सर्किट के
5 के रूप में है। मैं समझता हूं कि इस स्थान का एक महत्वपूर्ण है। इसके बगल में नेपाल बॉर्डर है और नेपाल के भी यात्री इसका उपयोग करेंगे जी। साथ साथ बिहार का भी बड़ा अंश यहाँ से जुड़ता है, बेतिया, वाल्मीकि नगर, जहाँ एक टाइगर पार्क है। तो बुद्धिस्ट टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स और नेशनली और इंटरनेशनली इस हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा महत्व बनेगा जी। और मैं समझता हूं कि बड़ा निर्णय। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में उड़ान योजना के तहत जिस प्रकार से हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है जी, और जिस प्रकार से छोटी विमानें भी और बड़ी विमानें विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ रही है, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। जी। किस तरह से अगर हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सपना होता था आम आदमी का कि वो हवाई जहाज में सफर कर पाएगा, लेकिन अब छोटे छोटे शहर मैं देखता हूं कि जो बंगलौर में जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, हैदराबाद में पढ़ाई या जॉब करते हैं, यूपी बिहार के जो बच्चे हैं वो अब आसानी से आते जाते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? किस तरह से इकोनॉमी और विकास का रास्ता बदला है या आगे बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, भारत में लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत 2003-4 में हुई जी, जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय डेक्कन एयरलाइंस आया जी। और पहली बार भारत में लो कॉस्ट एयरलाइन, नो फ्रिल एयरलाइन की बात हुई और वहां से चल करके हम लोगों ने काफी बड़ा कदम उठाया और चल करके यहाँ तक आए हैं और अब तो लो कॉस्ट एयरलाइन ही चारों तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि जो सामान्य लोगों का, मुझे याद है कि पटना से दिल्ली जब मैं विधायक था तो 6,000 रुपये में टिकट में यात्रा करता था जी। और आज पटना से दिल्ली हम 4,000 रुपये में यात्रा करते हैं। स्वाभाविक है कि सामान्य आदमी ट्रेन को छोड़ करके अब हवाई जहाज में यात्रा करना चाहता है, समय का बचत होता है और सहूलियत भी अधिक है, व्यवस्था भी अधिक है, सुरक्षित भी है। और तो मैं समझता हूँ कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से और एक बहुत बड़ा राज्यों को जोड़ना, व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से शहरें जुड़ रही हैं, ये अपने आप में देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा अभियान है। जी। राजीव प्रताप रूडी जी, आप बिहार के प्रमुख नेता हैं। पूर्वांचल के विकास पर प्रधानमंत्री जी लगातार जोर देते रहे हैं। पूर्वांचल का विकास क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक आपने बहुत ही बड़ा सवाल किया। जी। वैसे तो पूरे देश का विकास बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन अगर औपचारिक तौर से पूरे भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप एक लकीर खींच देंगे तो विकास पूरा पश्चिम दिशा में है और कमी, कमजोरी, थोड़े आर्थिक व्यवस्था कम पूरब दिशा में है। आप एक तरफ देखिए, राज्य देखिए, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, इत्यादि इत्यादि, और दाहिनी तरफ उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आप जैसे नीचे जाएंगे आपको दिखेगा। तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश भी उसी का एक अंग है, लेकिन ये उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और अब देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि जो पिछड़े, उन्होंने 150 ऐसे जिलाओं का चयन किया जो बहुत पिछड़े थे, उनके लिए विशेष योजनाएं लाई। तो एक था कि पोर्ट टाउन ही और जो अंग्रेजों के समय के विकसित स्थान है वही आगे बढ़ेंगे जी। एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था उस पर केंद्रित थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल की तरफ और पूर्वोत्तर पूर्वांचल की तरफ भी बहुत ध्यान दिया है जी। मैं समझता हूं कि देश का ही संपूर्ण विकास, समृद्धि का पूरे भारतवर्ष के लिए। जी बिल्कुल। राजीव प्रताप रूडी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पे पूरे देश का विकास जरूरी है, लेकिन पूर्वांचल को लेकर खास तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, वो अपने में इस बात का संदेश है कि देश का एक संतुलित आधार पर विकास हो। मेरे साथ इस समय इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महासचिव डॉक्टर धम्पिया जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धम्पिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ इस समय तेज प्रताप सिंह जी, जो प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान के BHU के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर तेज प्रताप सिंह जी। मेरा सवाल डॉक्टर धम्पिया जी आपसे है, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज जो भारत के बौद्ध तीर्थ स्थान है, खासतौर से कुशीनगर, वो अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग से सीधे सीधे जुड़ गया है। इसे आप कैसे देखते हैं, खासतौर से पर्यटन विकास की दृष्टि से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जिनकी आस्था भारत के बौद्ध तीर्थों में है, उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं?
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको संसद टीवी को मुझे बुलाने के लिए। जी ये हर बौद्ध को मानने वालों दुनिया में कहीं पर भी हो, वो लोग चाहता है कि इंडिया में कम से कम जिंदगी में एक बार आएं और जो तीर्थ स्थान है जैसे बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर और श्रावस्ती, वैशाली, ये सब जगह पर आके कम से कम जिंदगी में एक बार दर्शन करें। तो अभी जो कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है आज इनॉग्रेशन, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जो वर्ल्ड है उसके लिए बहुत बहुत एक ओपनिंग है, जो डायरेक्टली अभी कुशीनगर में आ सकता है फ्रॉम म्यांमार, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम कंबोडिया, फ्रॉम साउथ कोरिया, अगर वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट हो और चार्टर फ्लाइट भी लेके आ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो चीज है, ये कुशीनगर में आने के बाद नेपाल लुम्बिनी जो है बुद्ध का जन्म स्थान, वो बहुत नजदीक में है। तो एक कुशीनगर में आके लुम्बिनी जाके फिर इंडिया में आ सकता है, और बाकी जो तीर्थ स्थान है बुद्धिस्ट के लोगों का, तो वहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन इसीलिए एक चीज बहुत जरूरी है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा, और ये फैसिलिटी देना जरूरी है कि डबल एंट्री वीसा, ताकि इंडिया में जो कुशीनगर में आएगा वो नेपाल जाके फिर इंडिया आ सकता है। डबल एंट्री वीसा नहीं होने से तो वो कुशीनगर क्या बोला, सॉरी, ये लुम्बिनी जाएगा कुशीनगर से, वापस नहीं आ पाएगा इंडिया में कुशीनगर में, है ना। इसलिए आई थिंक इट इज नेसेसरी, जरूरी है कि ये जो जरूरी है कि ये करें। जितेंद्र जी, आप इसको कैसे देखते हैं, जो खास तौर से बात राजीव प्रताप रूडी जी ने कही कि खास तौर से पूर्वांचल के विकास की बात, जो प्रधानमंत्री जी ने आज भी जिस बात पे खासा जोर दिया, उन्होंने तमाम योजनाओं का शुभारंभ आज किया, शुरुआत की, जिससे पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट हो और तेजी के साथ उसका विकास हो। अवश्य होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी और मैंने भी कहा है, टूरिज़्म होने से बहुत फ़र्क हो जाता है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से बहुत फ़र्क हो जाता है। पहले तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं, चाहे वो कंबोडिया के हों, चाहे वो थाईलैंड के हों, चाहे वो चीन के हों, जापान के हों या मंगोलिया के हों, जो भी हों, उनके पास पैसा अवश्य थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसमें बढ़त होगी और लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, मतलब सर्विस सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। और ये जैसे बाकी हमारे जो भाई लोग इस मंच पर हैं आज, हमारे दोस्त, उन्होंने भी ये बात कही कि सब जुड़ जाएंगे। ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ दैट एरिया विल बी लिंक्ड, चाहे वो बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, असम में भी। देखिए, बौद्ध धर्म में को मानने वाले भारतीय भी बहुत हैं, और नेपाल की भी बात हुई, लुम्बिनी की बात हुई, मैंने भी उसका जिक्र किया था। खाली सिर्फ वो नहीं सर, मैं भी सोचता हूँ, ये भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का एटीट्यूड जो है वो हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो घृणा मान लीजिए है सरकारी या सोशल लेवल पे, वो बौद्ध धर्म के प्रति इतनी नहीं है जी, जितनी हिंदू धर्म के प्रति है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कि पाकिस्तान में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तक्षशिला की बात करिए, वो उसको मानते हैं और उसको बजाय रखने के लिए कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिकली, लेकिन हिंदू मंदिरों का वो नहीं होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और बांग्लादेश में मैं रह चुका हूँ, वहाँ तो काफ़ी हैं। आप चिटागंग हिल ट्रैक्स में देखिए, बुद्ध विहार बांग्लादेश सरकार मानती है, सेक्युलर गवर्नमेंट है कहती है। तो ये भी हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल तो है ही जाहिर, भूटान तो बुद्धिस्ट कंट्री है। तो इसमें देखिए कि हम लोग जुड़ जाएंगे, इसमें इतना फ़ायदा होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सरकार को कि जब मोदी जी आए, बीजेपी आई 2014 के बाद, मैंने देखा कि आप प्रधानमंत्री जी गए मंगोलिया में, जापान में, और पहली बार शायद मैंने मुझे जहाँ तक मालूम है, उन्होंने बौद्ध धर्म की चर्चाएं की वहाँ, और जॉइंट स्टेटमेंट में भी वो हुआ, और 2 बौद्ध मंदिर जापान में और मंगोलिया में भी गए। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले नहीं होता था। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो कूटनीति है बुद्धिस्ट देशों के साथ, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा भी है। बिल्कुल। तेज प्रताप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूर्वांचल के विकास की बात प्रधानमंत्री जी ने आज की। कुशीनगर एक छोटा सा शहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से जुड़ गया है।
आप कैसे देखते हैं इसको विकास की दृष्टि से? मनोज जी, मैं 3 पहलुओं पे बात करूंगा इसका। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। जी। सबसे पहले आर्थिक, निश्चित रूप से इसका लाभ पूर्वांचल को मिलेगा, बिहार के सटे हुए क्षेत्रों को मिलेगा, और हम नेपाल को छोड़ रहे हैं, नेपाल भी वहां से बहुत दूर नहीं, उसका लाभ नेपाल को भी मिलेगा। आर्थिक विकास में हम सभी जानते हैं पर्यटन एक बहुत बड़ा रोजगार देने का साधन है। यदि पर्यटन को बढ़ाएगा तो वहाँ के सभी जो स्थानीय निवासी है उनको ढेर सारा रोजगार मिलेगा, और रोजगार के लिए ये बिहार और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को देश के ही दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि श्रीनगर की स्थिति हम देख रहे हैं, वहां जाना पड़ रहा है, तो ये पलायन रुकेगा, जो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे भी इस क्षेत्र को लाभ होगा। सांस्कृतिक कल्चरल डिप्लोमेसी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम जान रहे हैं कि साथ जो हम आजकल जो पावर है, पावर भी काफी डाइवर्सिफाइड हो गया है। हम हार्ड पावर से अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए सॉफ्ट पावर उतना ही जरूरी है, और इस सॉफ्ट पावर में कल्चरल डिप्लोमेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारा जो बुद्धिस्ट लोग और यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे, जैसा कि अभी भिक्षु बोल रहे थे कि सभी बुद्धिस्ट की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बार वो जरूर आए, और पूरे विश्व में जो बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले हैं, जो फैले हुए हैं, ये वो सब यहाँ आएंगे, तो उससे जो है एक एयर कनेक्टिविटी ना होने से, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से वो जो समस्या आ रही थी उसका निराकरण ये करेगा जी। और उसके साथ जो तीसरी बात जो हम ये कर रहे हैं, जो राजनीति की बात हो रही है, तो हमने भारत में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया, और बुद्धिस्ट सर्किट में कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण उसका एक है। आपको मालूम होगा चीन ने जो है लुम्बिनी को जो है मक्का, मदीना और वेटिकन की तरह डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा $1 बिलियन खर्च करके प्रस्ताव नेपाल को दिया है। जब हम सभी जानते हैं कि लुम्बिनी हमारे सीमा से बहुत दूर नहीं है, तो हमको अपना एक ऐसा बुद्धिस्ट सर्किट इस तरह से बढ़ाना है, लुम्बिनी को इसी बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट रखना है, नेपाल से मिलजुल करके, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे कि चीन को यहाँ पे कम से कम लुम्बिनी को करने के नाम पे यहाँ आने का, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल जी तेज प्रताप जी, बिल्कुल इसका यही संदेश है। जिस तरह से कुशीनगर से आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया, कुशीनगर को पूरे दुनिया में हवाई मार्ग से जोड़ा गया है, वो अपने में एक यही संदेश है कि सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से केंद्र सरकार बौद्ध सर्किट के जरिए एक विकास का नया वातावरण बना रही है। तेज प्रताप जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धम्पिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और जितेंद्र नाथ जी, आपने भी हमसे बात की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।